प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसा कि मैं अपना प्रॉमिस पिछली कक्षा में क्लास में पूरा नहीं कर पाया था कि टॉपिक हम वहीं ख़त्म करने वाले थे, लेकिन हमें उसको आज के इस लेक्चर में लेक्चर 9th में एक्सटेंड करना पड़ा है और आज जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सारे इस चैप्टर के ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही साथ में आज एग्जाम्पल्स भी सारे के सारे ख़त्म हो जाने हैं और हम लोग फिर नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम कोशिश करेंगे जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को रैप अप करने की। हाँ, बाय द वे मुझे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से कि आपको बहुत ही अच्छे से ना पावर का कंसेप्ट समझ में आया है। इलेक्ट्रिक पावर या जिसको हम लोग बाद में वर्क डन और एनर्जी भी जिसको रिलेट करके हम पढ़े हैं, तो वो फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव हुए हैं आपको सब समझ में आ रहा है। मतलब प्रॉब्लम दरअसल ये थी कि जब मैं 10th में था अपने टाइम पर, तो या 9th में भी जब मैं था, तो ना तो मुझे पावर समझ आया था, ना मुझे वर्क डन कोई खास फील होता था, और ना ही जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी तो ये कुछ चीज़ें समझ में आती थी। तो पूरी हमारी कोशिश है कि हम लोग आपको बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ाएं। तो आ जाओ शुरू करते हैं आज की क्लास अपन। तो अब जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में छोड़ा ही ऐसी जगह पे था कि हमें थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स और भी उस टॉपिक से रिलेटेड, जो हमने हीट एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स किए, उससे रिलेटेड पावर जो था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमें बुक के करने हैं। तो आ जाओ उन्हीं से शुरू करते हैं। अब ये देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहला मतलब खुशी हो जाना आपको ये पढ़ करके। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? इट सेज व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो हमसे पूछा है व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो हमसे दरअसल रेट पूछी है और रेट हमने यहाँ पर पढ़ा है कि एनर्जी डिलीवर करने की जो रेट है ना, वो असल में क्या है? पावर। तो हमारा आंसर है सिंपली पावर। पावर डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। अच्छा, ये कौन से वाले फॉर्मूला से इसको रिलेट कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग रिलेट कर सकते हैं, P इजिकल्स टू वी आई है। जब I हमारे पास में करंट रहती है और इसको फर्दर हम लोग P इजिकल्स टू ई डिवाइडेड बाई टी से तो रिलेट कर ही चुके हैं, बस इतनी सी बात है। तो बस पावर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम लोग रेट को, यहाँ पर एनर्जी डिलीवर करने की जो रेट है उसको डिटरमाइन करते हैं। क्लियर हो ये वाली बात? बहुत बेसिक सा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पास कौन सा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर्स फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। अब जो लिखा है वो अपन नोट कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है। तो हमें सबसे पहले कहा है एक इलेक्ट्रिक मोटर है, वो 5 एम्पियर करंट लेती है। तो आई हमें गिवन है 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है वो कितना है? 220 वोल्ट। ये देखो पेज नंबर भी आप लोकेट कर सकते हो 220 बुक में। आपके क्वेश्चन कहाँ पर? डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 2 आवर्स। तो दो चीजें हमसे पूछी है, एक तो हमें पावर पूछी है मोटर की और दूसरा हमसे उसकी एनर्जी कंजम्पशन उसका पूछा है कितने टाइम में, जब हमें कहा गया है कि टाइम जो है वो 2 घंटे के लिए उसको चलाया जाता है। पावर में तो टाइम ड्यूरेशन का वैसे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो पर सेकंड जितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है वही असल में पावर है। तो हम कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तो पावर के लिए तो बताओ, आप सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी लिखा था अपन ने ऐसा ही डब्बा बना करके, बिल्कुल सही, P इजिकल्स टू V इंटू आई। तो ये चीज अपन यहाँ करेंगे तो हमें देखेंगे P इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर जो करंट है मल्टीप्लाई बाय 220 वोल्ट। तो पावर कितनी हो जाएगी? ये हमारे पास में 22 से जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो एज इट इज रहने ही वाला है, तो ये हमारे पास में 110 आ जाएगा। तो 1100 हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, और पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? वाट। तो ये हमारे पास में एक आंसर आ गया। अब हमारे को एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है? एनर्जी बतानी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? P मल्टीप्लाई बाय टाइम T। पावर को आप टाइम से जो है मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाता है। ओके, देखो E इज इक्वल्स टू P कितना है हमारे पास में? अभी भी कैलकुलेट किया है हमने, 1100 वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम T। नाउ इट डिपेंड्स कि हमें आंसर किस में देना है एनर्जी का। हम चाहें तो वाट सेकंड में दे सकते हैं, हम चाहें तो वाट आवर में दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हम चाहें तो किलोवाट आवर में दे सकते हैं,
दैट इज ऑन अस। लेकिन हमने समझा था लास्ट क्लास में कि हम किलोवाट आवर यूज करते हैं, वो थोड़ा सा फिजिबल है, कन्वीनियंट है, उससे क्या नंबर जो है, फिगर जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1100 को टाइम t 2 आवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे यहाँ का जो यूनिट है वाट, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आगे पीछे लिख सकते हैं यूनिट्स को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसको जब 1100 से 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 2200 वाट आर। अब एक काम मैं और कर सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं अगर 1000 से डिवाइड दे दूं तो मैं लिख सकता हूँ 2.2 किलो वाट आर। ये हमारा एक और आंसर हो गया। अच्छा, आप बोलोगे कि सर एक स्टेप खा गए क्या, आप जल्दी में क्यों कर दिया आपने? अरे मैंने वो किया था ना अपने लास्ट क्लास में, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया था, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई किया था, फिर ऊपर वाले 1000 को तो हमने k लिख दिया था, और नीचे वाला जो 1000 था उससे 2 जीरोस तो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो जो है वो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.2 किलोवाट आवर। या इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 2.2 यूनिट्स, क्योंकि किलोवाट आवर को अपन नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में या कॉमर्शियल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? बढ़े आगे बढ़े, तो चलो देखो आगे, देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है अपने पास में, बधाई हो बधाई। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जैसा कि मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, वो पंखो ये यहाँ पर है, हीटर लगा हुआ है यहाँ पर आयरन वो करने के लिए, या टोस्टर का मशीन। टोस्टर हमारे यहाँ तो मैंने नहीं देखा है ज़्यादातर लोगों को यूज़ करते हैं हमारी कंट्री में। जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पर वो लोग क्या रोटी वोटी तो कम खाते हैं, वो लोग ब्रेड ज़्यादा खाते हैं, तो ब्रेड ही सेकते रहते हैं टोस्टर में, है ना। टॉम एंड जेरी में ज़रूर देखा होगा आपने। तो टोस्टर नहीं है अपने पास में, लेकिन ये चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं, ये डिपेंड करती हैं किस पर, ये एप्लीकेशंस हैं किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। ये हमारी बुक का एक छोटा सा टॉपिक है जो आज हमें खत्म करना है। समझना क्या है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भाई होता क्या है कि ना, जैसे हमारे चारों तरफ इतनी सारे जो गैजेट्स हैं, जो कंप्यूटर है, जो स्मार्ट बोर्ड है ये है, या और उसके अलावा मान लो पंखा है जो छत पे अपना चलता है, तो वो पंखा घूमता है ना, बहुत देर जब घूमता है तो आपने कभी उसको टच करके देखा होगा, वो गर्म हो जाता है, तप जाता है, बहुत ज्यादा होता है ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये चीज केवल पंखे में नहीं है, बल्ब अगर हमने लगा रखा है येलो वाला तो वो भी गर्म हो जाता है, तप जाता है बहुत ज्यादा। तो फिर ये तो बाकियों में भी हमें देखने को मिल रही है, पर आयरन भी तो नीचे से गर्म हो ही रही है, या फिर ये हीटर से हम हाथ तप रहे हैं तो ये भी तो गर्म हो ही रहा है बहुत ज्यादा, सर्दियों में इसको हम लोग काम में लेते हैं, पंखा भी गर्म हो ही रहा है। तो ये कह तो दिया हमने क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है कि भाई हम जब थोड़ी देर तक ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चलाते हैं, उनमें से करंट जब पास करती है तो उनमें से कुछ एक जो इलेक्ट्रिकल करंट का एनर्जी है ना, वो किसमें डिसिपेट हो जाती है, खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, हीट में। अब वो हीट जो है काफी जगह पे तो हमारे काम आ रही है, जैसे यहाँ पे तो हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे भी जानबूझ के ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें पंखे में, तो पंखे में तो हम नहीं चाहते, तो बहुत जगह पे तो लॉस हो रहा है एनर्जी का, लेकिन बहुत जगह पे हमारा बेनिफिट भी है उससे। समझ में आई आपको ये वाली बात? तो देखो क्या लिखा है अपन ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूस हीट। बहुत सिंपल है, किसी कंडक्टर से जब करंट जा रही है तो वो गर्म हो जाता है थोड़ी देर में। दिस हैपेंस ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ सम इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू कंडक्टर इनटू हीट एनर्जी। इससे ये क्यों होता है, क्योंकि जो कुछ एक अमाउंट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि अपन ने समझा। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सिंपल है, यहां तक कोई लोड नहीं। अच्छा, अब है ना, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। मैं ना कल ही निखिल सर जो हैं, जो मैथ पढ़ाते हैं आपको, मैं कल उनसे पूछ रहा था, सर क्या आपने कभी किसी को दिल की बात चिट्ठी पर लिख करके दी है, मतलब पत्र लिख करके दिया है कभी आपने? तो वो कहते हैं ना जी ना, बिल्कुल नहीं। तो मेरे दिमाग में ये थॉट क्यों आया, पहले मैं आपको बताता हूँ। सेम वैसे ही मैं औरों से भी पूछ रहा था ऑफिस में ही बैठे बैठे कि क्या आपने जो है कभी किसी को अपने दिल की बात चिट्ठी पर लिख करके दी है? तो आंसर ना ही रहा मोस्टली, क्योंकि ना ही होना चाहिए अच्छी जो भी है, खैर छोड़ो। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, ये बात क्यों आई मेरे मन में, दरअसल ऐसा क्या, देखो हमारे नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है, जैसे ना हम सबको नहीं फ्रेंड बना लेते, हम क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि यार ये अच्छा दोस्त बनेगा मेरा, तो पहले थोड़े दिन तो देखते हैं अरे ये तो मेरे जैसा ही है,
ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक तरह से हम कह देते हैं कि अरे यार आप बहुत अच्छे हो और आप मेरे दोस्त बनोगे क्या। तो मतलब एक तरह से हम अपने दिल की बात चिट्ठी पर लिख देते हैं। तो सेम साइंटिस्ट लोग करते हैं ऐसा। ये क्या करते हैं, अभी हमने ये ऑब्जर्व तो कर लिया, साइंटिस्ट लोगों ने, ये लोगों ने ऑब्जर्व तो कर लिया कि क्या हो रहा है, जब करंट पास कर रही है ना तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है किसी कंडक्टर में से। ऑब्जर्व तो हो गया, ठीक है, लेकिन अब इसको चिट्ठी पर लिखना है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, और ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, गहरी गहरी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर अपने दिल की बात जो उनको पता चलती है ना वो चिट्ठी पर लिख देते हैं। भाई अभी तक हमारे पास फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कोई फॉर्मूला नहीं, बोले कितना गर्म हो रही है, किस पर क्यों ज्यादा गर्म हो रहा है कंडक्टर, ये नहीं पता। तो ये पता करने के लिए हमारे पास में एक साइंटिस्ट है, देखो यहाँ पर मेरे इधर है ये, इनका नाम ही है जूल। बड़े कमाल के इंसान हुए होंगे तभी इतना आज अपन इनको याद कर रहे हैं इतने दिनों बाद भी। तो इसी को हम लोग, इन्होंने जो लॉ दिया वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये लॉ एग्जाम में अपन से पूछा जा सकता है, एक दो लाइन का लॉ है, मैं बताता हूं आपको क्या है। तो पहली बात ये समझो कि जूल्स लॉ है क्या। तो क्या है जूल्स लॉ, इज अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, ध्यान दो, जूल्स लॉ क्या है, इज अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेट एट विच रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये क्या है, मतलब मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि ऑब्जर्वेशन ले ली, फील तो कर लिया कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा साहब से, तो लिख के मैथ का फॉर्मूला जो है वो इनने दिया साइंटिस्ट ने, ऑफ व्हाट, ऑफ द रेट एट विच रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, मतलब पर सेकंड कोई रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में कितनी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वही क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो इसके लिए क्या लॉ क्या है, आपको लॉ यहां से ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बोलोगे द लॉ इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी रेजिस्टर में वो आप देखोगे पहला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। मतलब इस चीज को मैं लिख लेता हूं, एक काम करता हूं, देखो यहां पर पहली चीज क्या लिखी है, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, आई स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन इन्होंने बना के दी, समझ में आया। ये अपन कर चुके हैं पहले भी, भाई ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट करके ऐसा इन्होंने क्लियर किया है, ऐसे मन से नहीं लिखा। सेकंड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, कोई करंट अगर फिक्स है तो उसका जो रेजिस्टेंस है ना, तो उस रेजिस्टर का, तो उसके भी जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा हीट होगी, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये अगर 2 से बढ़ेगी तो ये 4 से बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सर्किट का, उसमें जो हीट जनरेट होगी वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस कम होगा, हीट भी कम जनरेट होगी। तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर, और जितनी देर तक हम जो है चलाएंगे उस चीज को, तो उतनी ही देर तक वो ज्यादा, उतना ही ज्यादा वो गर्म होगा रजिस्टर। ये तो हमने ऑब्जर्व भी किया अपने घर पे, अगर पंखा हम बहुत ज्यादा देर चलाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, थोड़ी देर चलाते हैं तो इतना गर्म नहीं होता। तो दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे खूब सारे और इस कंक्लूजन पर आए होंगे। तो इस कंक्लूजन पर आने के बाद में उन्होंने इसको फॉर्मूलाइज किया, इसका फॉर्मूला लिखा। तो फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ ना, इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दूं क्या, या चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। इन तीनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या लिखने को मिलता है, आई स्क्वायर आर टी। अब होता क्या है, मैंने आपको सिखाया था कि जब इस साइन को हटाते हैं हम लोग और इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, एक फिक्स्ड वैल्यू आती है। जैसे पहले रो आया था या पाई के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ वो नंबर 1 आता है दरअसल। तो 1 तो हम लिखते ही नहीं है वैसे भी, तो h इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, हमें एक फॉर्मूला देखने को मिलता है। अब आप खुश हो जाओगे, कहोगे सर ये तो हमने कल ही सीखा था, मतलब जो लास्ट लेक्चर था उसमें सीखा था ना हमने ये फॉर्मूला, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट करके भी साबित कर दिए कि देखो यही फॉर्मूला आता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब बढ़ सकते हैं अपन आगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस देख सकते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। अच्छा, इसका मतलब क्या है वो सुनो। एक इलेक्ट्रिक आयरन है अपने पास में, तो आजकल वाली आयरन आती है ना, मस्त आती है, मैं तो देखा हूँ मम्मी को घर पे यूज करते हुए, भाभी को, मम्मी को, मैं थोड़ा आलसी हूँ ना, मैं नहीं करता। तो उसमें बटन रहता है आजकल, तो वो बटन को आप ऐसा एडजस्ट कर सकते हो, उसका पावर को मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हो। जल्दी गर्म करना है तो ज्यादा कर दो, मैक्सिमम कर दो,
या बीच में रख लो, और कम करना है तो मिनिमम पे रख लो, ऐसा कर सकते हैं उसमें। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक आयरन है, तो उसमें दो केसेस हैं हमारे पास में यहाँ पर। अच्छा देखना, पहला केस है कि वो जब मैक्सिमम पर उसको चलाते हैं अपन, तो मैक्सिमम पर जब उसको पावर पर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो पावर हमें P, मैं M लिख देता हूं पावर मैक्सिमम के लिए, कितनी दे रखी है 840 वाट, ठीक है, ये दे रखी है। और दूसरे केस में हमें कहा है जब मिनिमम पर उसको चला रहे हैं तो उसकी जो पावर है मिनिमम पावर वो कितनी दे रखी है हमें, MIN लिख देता हूं मैं, कितनी दे रखी है हमें 360 वाट। ये हमें दे रखा है। और हमें कहा है द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। अब देखना जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है, अपने घर पे कितना वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट आ रहा है। तो अब आप जो आयरन है उसको मैक्सिमम पे चलाओ या जो आयरन है उसको मिनिमम पे चलाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, वोल्टेज तो सेम है ना, वोल्टेज थोड़ी बदल सकते हो, टाटा पावर थोड़ी फोन करेंगे भैया हमारा जो है ना आयरन जो हम चला रहे हैं वो अभी 220 वोल्ट कम कर दो क्योंकि हम उसको मिनिमम पे चला रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद फोन करेंगे भैया वो हमारा दूसरा कपड़ा आ गया थोड़ा उसका वोल्टेज बढ़ा देना, तो हम उसको ज्यादा पावर पर यूज कर रहे हैं 840 पावर पर, ऐसा थोड़ी होता है। वोल्टेज दोनों केसेस में क्या है हमारे पास में सेम, दैट इज 220 वोल्ट, यहां पर भी सेम। अब हमें क्या क्या पूछा है, हमसे पूछा है करंट पूछी है एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो करंट निकालनी है हमें। तो हमें क्योंकि पता है P इज टू VI होता है और इसीलिए हम कह सकते हैं I इज टू P डिवाइडेड बाय V होता है। तो यही चीज यहां पर लगाएंगे, हम अप्लाई करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि दस I इज टू P डिवाइडेड बाय V, P कितना है हमारे पास में 840 वाट डिवाइडेड बाय V कितना है हमारे पास में 220 वोल्ट, 0 0 कैंसिल, 84 डिवाइडेड बाय 22 हमारे पास में आया है यहाँ पर। तो ये बचेगा 11 अगर 2 से डिवाइड देते हैं तो, और ये बचेगा हमारे पास में 42, तो 42 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 का डिवाइड 42 में जब देंगे तो 3 टाइम्स 33 होगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 0 लगेगा, 3 8 टाइम्स 88 होगा, फिर 2 बचेगा 0 लगेगा तो 1 टाइम्स 3.81 में लिख रहा हूँ एम्पेयर्स में हमारे पास में एक आंसर ये आएगा। 4 आंसर निकालने हैं यहाँ पर हमें, ये तो आई करंट, ठीक है। फिर इसके बाद हमें कहा है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस देखो अपन कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा है, हमारे पास में P है, V भी है और I भी है, तो हम रेजिस्टेंस कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अब तो आगे तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कैसे, क्योंकि हम एक काम कर सकते हैं ना, वी नो दैट, ये आप सारा नीचे नीचे लिखा करो, हमें पता है ओम्स लॉ से कि V इज टू IR होता है, अच्छा ये R है सॉरी, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि R क्या होता है V डिवाइडेड बाय I होता है, सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। तो ओम्स लॉ अप्लाई करके हम यहाँ आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय V है हमारे पास में 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3.81 एम्पियर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, मैं कैलकुलेटर यूज करने में बहुत एक्सपर्ट आदमी हूँ तो आपको तो करनी है कैलकुलेशन, तो ये मतलब लगभग है ना 57.60 ओम हमारे पास में एक और आंसर आ जाएगा। और सेम हमें इस क्वेश्चन में करना है, सेम इस क्वेश्चन में हमें पहले तो क्या बताना है, यहाँ पर V बताना है, सॉरी I बताना है, तो I बताने के लिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय V करेंगे, तो P तो है हमारे पास में 360 डिवाइडेड बाय V 220, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और देखेंगे अपन तो 22 का डिवाइड देना है अपने को 36 में, तो पहले 2 से कर लेते हैं 11 टाइम्स, और ये यहाँ पर 18 टाइम्स आ जाएगा, 11 का डिवाइड देते हैं 18 में तो हमें देखने को मिलेगा 1.70, तो ये 6 हो जाएगा, और फिर 4 बचेगा और 0 लगेगा तो 3 समथिंग एम्पियर, ये एक आंसर। और दूसरा आंसर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे रेजिस्टेंस के लिए, तो R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I, दैट इज 220 डिवाइडेड बाय 1.63। तो मैं अब कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ और आपको जल्दी से आंसर बता देता हूँ।
134.15 ओम्स। ये आ गया हमारे पास में एक और आंसर। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर हमें फॉर्मूला आते हैं तो। कैलकुलेशन आप बोलोगे सर दिमाग का खराब कर देती है हमारा, तो उसके लिए तो फिर आप मैथ वाले लोगों से शिकायत करो, मेरे से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अपना साइंस तो फॉर्मूला लगते ही खत्म हो जाती है। तो बड़े आगे बढ़े हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्वेश्चन है हमारे पास में 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा देखो क्या क्या हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिटेल गिवन है। 100 जूल ऑफ हीट हमें गिवन है 100 जूल इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड। टाइम भी गिवन है, देखो छुपा हुआ दिया है इसने टाइम, हमें टाइम 1 सेकंड है यहाँ पर इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, और हमें रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम्स। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। हमें क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये बात पता चलती तो मजा ही आ जाएगा, खेल ही खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बस फॉर्मूला पता चल जाएगा कौन सा लगाना, इतने सारे अपन ने फॉर्मूलाज बनाने सीखे। तो पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जब H भी दे रखा है आपको और T भी दे रखा है, तो एक चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या P क्या होता है, H डिवाइडेड बाई T होता है, मैंने आपको बोला था। W डिवाइडेड बाई T लिखो, H डिवाइडेड बाई T लिखो, या आप E डिवाइडेड बाई T लिख लो, यहाँ पे अपन मान सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू वॉट, H की वैल्यू है हमारे पास में 100 जूल्स डिवाइडेड बाय T है हमारे पास में 1 सेकेंड, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 100 वाट। पावर हमें 100 वाट दे रखी है, ये भी क्वेश्चन में हमें अब गिवन है। तो देखो अब मैं आपको बहुत एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो यहां से अगर आप नोटिस करोगे, हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई बाय r, और हम अगर ध्यान से देखें तो v को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ p मल्टीप्लाई बाय r। तो आप यहां पर देखो पावर है हमें गिवन है, और रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है, v हमारे पास में आ जाएगा, तो बस इसमें वैल्यू रख दो। तो देखो आप p हमें कितना गिवन है, यहाँ पर पावर है 100 वाट, तो अंडर रूट में 100 मल्टीप्लाई बाय r हमें कितना गिवन है यहाँ पर 4, तो ये कितना आया हमारे पास में 400 अंडर रूट में, सही बात है, ये v चल रहा है, और अंडर रूट से 400 को जब आप बाहर निकालोगे तो 10 तो आएगा बाहर और 2 भी आएगा बाहर। ये तो करना आता है ना सॉल्व, निकाल लोगे, ये मैं आगे बढ़ रहा हूं है ना, बता देना नहीं तो कमेंट्स वगैरह में लिख करके। तो यहां पर 20 वोल्ट हमारे पास में आंसर आ जाएगा। बस एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जो यूनिट्स हमें दे रखी हैं वो किस में होनी चाहिए, SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास में होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो पता चलेगा कि आप तो कैलकुलेट कर रहे थे लेकिन आंसर कुछ और ही आ गया और गड़बड़ कर दी, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स फिर सॉल्व नहीं हो पाती प्रॉपरली। तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत थी, देख लो, आप चाहो तो रोक लो, लिख लो। बढ़ते हैं अपन आगे, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है हमारे पास में। एक सिंपल क्वेश्चन है, why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? समझना, ये हीटर है जो अपन सर्दी में चलाते हैं, तो इसका कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड मतलब ऐसा तार भी तो होगा ना जिसको कहीं प्लग में आपने लगा रखा होगा, ठीक है, यहाँ बटन होगा टिचुक टिचुक करके जिसको ऑन करते हैं अपन, और यहाँ पर वो डिजाइन बनी हुई होगी ऐसे 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 फिर ऐसे और ऐसे, तो इस वायर को हमने वहां लगा रखा होगा, बटन ऑन कर रखा होगा अपन ने। तो ये जो कॉर्ड है, ये जो तार है, ये तो चमकती नहीं है, लेकिन जो फिलामेंट है, जो हीटिंग एलिमेंट है अंदर, वो तो ग्लो करने लग जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों, जबकि करंट तो दोनों में से सेम फ्लो हो रही है। भाई जो करंट आई इस वायर में से जा रही होगी वही करंट आई इसमें चल रही है, तो ये तो एकदम तप के लाल होकर कैसे चमक रहा है, ये नहीं चमक रहा, ऐसा क्यों। तो देखो एक बात तो क्लियर है, क्योंकि तार अलग चीज की बनी हुई है और जो हीटिंग एलिमेंट है वो अलग चीज का बना हुआ है। जो तार है हमारा वो मोस्टली कॉपर का बना हुआ होता है, या हो सकता है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ हो, दोनों में से होता है इन जनरल हमारे घरों में। तो इसका रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत कम होता है तो हीट इतनी जनरेट नहीं होती। क्यों, आज अपन ने देखा था ना कि हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ही ज्यादा डिसिपेट होगी, जनरेट होगी। सही बात है, देखा था ना, आज ही देखा था अपन ने, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में समझा था अपन ने। तो यहां पर रेजिस्टेंस कम है इसका तो, लेकिन जो अंदर वाला फिलामेंट है या जो एलिमेंट है, जो हीटिंग एलिमेंट है, वो या तो फिर एलॉय का बना हुआ होता है या फिर किसी एक ऐसी चीज का होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता
है ना। तो रेजिस्टेंस जब बहुत ज्यादा होता है तो उसमें हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है और वो गर्म होकर के एकदम तपने लग जाता है। इसका आंसर ये रहा, आप लिख लेना। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। मैं नहीं पढ़ रहा हूं ये आंसर, आप सिंपल आंसर है, मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है ताकि आपके मन में ये भी डाउट ना रहेगी सर एग्जाम में लिखेंगे क्या, वो तो बता दो। तो एग्जाम में अगर लिखने को मिलता है तो ये आंसर आप इसका लिखोगे और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। बढ़ते हैं अपन आगे। सेकंड क्वेश्चन, ये दरअसल है ना, मैं एक चीज बता दूं, ये जो 1 2 3 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ना, ये शायद पेज नंबर 216 के क्वेश्चन है, क्योंकि पहले रह गए थे। पहले रह इसलिए गए थे क्योंकि मैंने रोक लिए थे, ताकि मैं आपको ये चीज टॉपिक करा के फिर कराऊं इनको। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। अच्छा, जो जो दे रखा है लिख लेते हैं, ऐसे तो भूल ही जाएंगे, कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हमसे क्या पूछा है, हीट कंप्यूट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ, व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। हमें क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, कितना, 96,000 ऑफ कूलम। अच्छा ठीक है, इन 1 आवर, टाइम कितना गिवन है, 1 आवर, और हमें क्या बोला है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 50 वोल्ट गिवन है। ये चीजें हमें गिवन है, एच हमसे पूछा है। अब दिमाग ये लगाना है कि अच्छा सर कौन सा फॉर्मूला यहां पर हम लगाएंगे, देख के नहीं डरना है कुछ भी। आप एक बार थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। हमने चार्ज से रिलेटेड 2 ही फॉर्मूलाज पढ़े। देखो, पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ये यहां काम नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो यहां पर I की बात हो रही है, तो ये अपने काम का नहीं लग रहा। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, वो क्या था, V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q। तो देखो यहां पर वोल्टेज की भी बात हो रही है, W हो या हीट हो, एनर्जी हो, एक ही बात है, उसकी भी बात हो रही है और Q की भी बात हो रही है। तो बढ़िया है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इस फॉर्मूला से अगर अपन देखें तो हम लिख सकते हैं कि H इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय Q, इस फॉर्मूला से। क्यों, क्योंकि W इज इक्वल्स टू H यहां पर अपन मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल में Q का जो वैल्यू है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब H हमारे पास में आ जाएगा 96,000 मल्टीप्लाई बाय 50, और ये कितना आएगा हमारे पास में, 5 को 96 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 5 6 30 का 0, 3 के ऊपर 5 9 45 और 3 48 होता है, और 3 0 एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, 3 नहीं बल्कि 4 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 4 जीरोस तो ये हैं, और 5 को जब 96 से अपन ने मल्टीप्लाई किया तो 1 जीरो फिर वहां से भी आ गया हमारे पास में। तो ये हमारे पास में नंबर कितना आ गया, इसको हम किस में लिखेंगे, जूल्स में लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हीट का यूनिट हमारे पास में क्या है, जूल है। अब हम चाहें तो इसको सॉल्व करके दूसरी यूनिट में भी लिख सकते हैं। देखो तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 3 4 5 6 जूल्स आंसर। ऐसा इसको अपन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया क्या। एक यहां पर आपके मन में एक चीज हो सकती है कि सर यहां पर हमने टाइम को तो यूज में ही नहीं लिया, फिर हमें दिया ही क्यों है। तो देखो, जरूरी नहीं है हर बार की जो सारी क्वांटिटीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो सारी ही काम में है। हो सकता है एक आध काम में नहीं है, जैसा कि यहां पर हुआ, और हमारा आंसर निकल जाए। तो उसके लिए आप इतना परेशान मत हो ना, दिमाग बस ये लगाना कि क्या हम उन फॉर्मूलाज को यूज करके हमारा आंसर निकाल पा रहे हैं क्या, जो हमसे पूछा गया है। तो बढ़ रहे हैं आगे। देखो अब हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। क्या क्या दे रखा है, देखो लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस कितना है, R 20 ओम्स, और हमें बोला है टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। I कितना है हमारे पास में, 5 एम्पियर्स। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। ई हीट कितना डेवलप हो रहा है उसको कैलकुलेट करो, कितना टाइम में, 30 सेकेंड्स में। तो ये तो सिंपल है। देखो इसको तो आप खुद ही मेरे को बता सकते हो, वीडियो रोक के थोड़ा दिमाग लगा के, दिमाग की बत्ती जला करके, कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो मेरे लिखने से पहले आप बोल ही दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हीट पूछा है हमसे, तो हमने आज ही पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कि ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है। तो देयरफॉर वी कैन से H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर कितना है हमारे पास में, 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई बाय R कितना है हमारे पास में, 20 ओम,
मल्टीप्लाई बाय टी कितना है हमारे पास में 30 सेकेंड्स। बस कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो जाना है 25 मल्टीप्लाई बाय 600 और हीट का यूनिट में सीधा ही लिख देता हूँ जूल्स में, और ये कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा हमारे पास में 15 और ये 00 एज इट इज आ जाएगा जूल्स में, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हो सकता है कि बुक में 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिखा हो, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया क्या आपको? बोलो समझ में आया? हो सकता है किलो जूल में लिखा हुआ हो कहीं पर आंसर, तो वो उसको छोड़ो, उसकी टेंशन मत लेना आप, वो किलो इंट्रोड्यूस कर दिया होगा जबरदस्ती, बाकी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। बढ़े अपन आगे बढ़े, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हमारे पास में आप नेक्स्ट नोटिस करोगे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक छोटा सा टॉपिक है। फिर आज के अपन इस टॉपिक को यहीं पर रैप अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। फिर तो क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो सुन लो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, पढ़ लेना फिर आप डिटेल में इसको। इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, लॉन्ड्री आयरन मतलब कपड़े वो करने के लिए आयरन जो है वो, टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल जो होती है पानी गर्म करने की आजकल अपने पास में, इलेक्ट्रिक हीटर होता है अपने घर में, गीजर वगैरह भी होता है हीटर, आर बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने पढ़ा है ना, ये इसी पर बेस्ड है। अब हम कह रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज यूज टू प्रोड्यूस लाइट। सिमिलरली मतलब एक तो एप्लीकेशन नहीं बताती कि इन चीजों में हम इसको यूज कर रहे हैं, दूसरी एप्लीकेशन हमने क्या बता दी कि सिमिलरली हम लोग है ना, जैसे बल्ब है तो उसमें भी जूल का जो इलेक्ट्रिक हीट का जो लॉ है उसको यूज कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होता है यहाँ पर हमने समझा रखा है कि क्या होता है, जूल का जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जो है जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, और वो जो फिलामेंट है वो इतना गर्म हो जाता है कि वो तपने लग जाता है और लाइट एमिट करने लग जाता है, एकदम लाल हो जाता है, और फिर हीट उसमें से साथ में एमिट होती है लाइट के, लाइट भी हमें फिर मिल जाती है। तो क्योंकि वो इतना गर्म होता है ना, तो बहुत ज्यादा हीट को रिटेन कर सके ऐसी चीज हमें चाहिए होती है, और उसके लिए हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है। इतना जब गर्म हो जाएगा ना तो वो मेल्ट होगा, बाकी मेल्ट नहीं होता है इजीली टंगस्टन, इसलिए टंगस्टन बल्ब में हम लोग यूज करते हैं। फिर हम कह रहे हैं जो बल्ब्स आर यूजुअली, जो सारे बल्ब है इनको हम लोग यूजुअली किससे फिल करते हैं, देखो आप देखो यहाँ पे इनएक्टिव नाइट्रोजन, किससे, इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस हम लोग इन बल्ब्स में भर देते हैं, ताकि इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। कैसी कौन सी गैसेस, यहाँ तो नाइट्रोजन है इनएक्टिव, या आर्गन जैसी गैसेस इन बल्ब में हम लोग फिल कर देते हैं, ताकि वो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस वगैरह हैं उनसे उनका फिलामेंट का रिएक्शन भी ना हो। समझ में आ रही है आपको ये बात? क्योंकि कोई रिएक्शन होगी नहीं तो वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। फिर उसके बाद में हम आगे कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट। जो बल्ब का ये वाला फिलामेंट है इसमें जो मोस्ट अमाउंट ऑफ जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में खराब हो जाता है, थोड़ा सा इसका जो फॉर्म है वो केवल लाइट की फॉर्म में हमें दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ एक एप्लीकेशंस थे। एक एप्लीकेशन हमें और दे रखा है बहुत ही अच्छा वाला, ये किसका एप्लीकेशन है, देखो यहाँ पे ये है फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल फ्यूज। क्या चीज है ये, आपने देखा है अपने घरों में, पुराने जमाने में भी, थोड़ा टाइम पहले तक भी, अब आज भी पुराने घरों में आपको यही मिलेगा। तो ऐसा इसमें ना यहाँ पे एक तार बांधते हैं इस जगह पे, देखो यहाँ से ऐसे इसके अंदर से ऐसे टेढ़ा करके इसमें से लाते हैं और इस तरफ बांधा हुआ रहता है, ऐसा यहाँ इसमें बांधते हैं, और फिर ये इसको ऐसे कटआउट को यूं लगाते हैं इसमें, ये इसका सॉकेट होता है। ये हमारे वहाँ लाइट चली जाती थी अक्सर, जो हमारा पहले एक घर था बहुत समय पहले, तो वहाँ पे जॉइंट थे 3-4 घर, तो नीचे जाके कहते थे कटआउट कटआउट चला गया, फ्यूज़ उड़ गया कहते थे, फिर वो निकाल के उसमें तार बांधते थे एक, और फिर उसको लगाते थे। हमारे घर में आज भी अभी भी हो रखा था, थोड़ा टाइम पहले उसको सही करवाया। तो ये फ्यूज़ का कंसेप्ट क्या है, और आज नहीं तो आपने अपने घरों में ये देखे होंगे, इनको बोलते हैं MCB, या इनको बोलते हैं फुल फॉर्म मिनी सर्किट ब्रेकर्स।
क्या बोलते हैं इनको, मिनी सर्किट ब्रेकर्स। आजकल ये चलते हैं, पहले ये चलते थे। ये पोर्सलिन का मटेरियल होता है, बाहर जो होता है ना उसमें जैसे 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 वो चाय पीने का वो बना रहता है प्याली वगैरह, तो उससे क्या करंट नहीं आता ना बाहर की तरफ से, ऐसा कोई मटेरियल रहता है। और ऐसे फ्यूज भी आते हैं। आपने देखा है वो मल्टीपर्पज बोर्ड आते हैं, मल्टी सॉकेट, मतलब एक ही पिन से अपन लगाते हैं तार, फिर वो काफी सारा वो एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, फिर उसमें पिन लगाते हैं। तो आजकल उनमें ऐसे लगे हुए आते हैं। वो प्रेस वरेस में भी शायद ऐसा लगा हुआ आता है। तो इसके अंदर एक तार है पतला सा, अगर आपको दिख रहा हो तो, वो उसी को हम फ्यूज वायर बोलते हैं। और सेम फ्यूज वायर यहाँ पर भी है, और ऐसा ही कुछ जो है इस मशीन के अंदर भी होता है। कंसेप्ट क्या है वो सुन लो भाई। होता क्या है कि है ना, जैसे हमारे घर पे है ना 3 एम्पियर की करंट आती है, ऐसा मान लो आप। वोल्टेज तो फिक्स है ना, आप उसको चेंज कर सकते हो ना मैं चेंज कर सकता हूँ। अचानक से कभी मान लो वोल्टेज हाई हो जाए, वहीं से बाहर से होता है ना, कभी कभी पहले होता था, आजकल बहुत कम होता है, पहले होता था कि अरे वोल्टेज ज़्यादा आ गया, टीवी उड़ गया, पंखा उड़ गया, ऐसा बोलते थे। तो वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाएगी, ये देखो आप, अगर मान लो V = IR है फॉर्मूला, R तो जो आपकी चीज़ों का है वो तो फिक्स है, अपने घर का जो रेफ्रिजरेटर में एक बार ले आया उसका जो रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स है। अब अगर मान लो अचानक से V ज़्यादा हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को I भी ज़्यादा हो जाएगा। अब I ज़्यादा हो गया, आपका टीवी रेफ्रिजरेटर बोला भैया इतना तो मेरे को करंट चाहिए नहीं, मैं तो 3 एम्पीयर ज़्यादा ले ही नहीं सकता, तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा तार की व्यवस्था करते हैं बाहर अपने घर में। इस तार से हम क्या करते हैं, तार ऐसा लेते हैं हम लोग, अगर मान लो इससे 3 एम्पीयर से ज़्यादा का करंट आएगा सपोज, तो क्या होगा कि ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को यूज करके इसको हमने इस तरह से बनाया होता है, I2RT फॉर्मूला को यूज करके, कि जैसे ही करंट 3 एम्पीयर से ज्यादा होगा तो हीट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो जो भी हमने वायर लगाया है वो मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा और करंट आगे जाएगी ही नहीं। मतलब जैसे ही बाहर से कभी अगर गलती से वोल्टेज बढ़ भी जाता है तो हमारा वो जो फ्यूज वायर है वो टूट जाएगा, अंदर की हमारी घर की चीजें खराब नहीं होंगी। समझ में आई? तो ऐसे अलग अलग हमारे घर के रेटेड होते हैं। फ्यूज वायर 3 एम्पियर का लगाते हैं, 4 का लगाते हैं, 5 का लगाते हैं, 6 का भी होता है, 7 का भी होता है। समझ में आया आपको? तो ये है फ्यूज वायर का कंसेप्ट। अब आप इसको देखोगे, यहाँ पर पढ़ोगे तो क्लियर होगा। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट प्रोटेक्ट्स सर्किट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई करंट। अनड्यूली अगर हाई करंट आ जाती है ना एकदम से, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है, सर्किट को उससे। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। जो डिवाइस है उसके साथ सीरीज में इसको हम लोग लगा देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर। इसमें क्या होता है, एक पीस ऑफ वायर होता है, एंड मेड ऑफ अ मेटल और एन एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। किससे बना हुआ होता है, या तो अंदर एक मेटल का वायर होगा, या हो सकता है अलॉय का वायर होगा, या फिर हम कह रहे हैं जो भी चीज होगी वो अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट वाली होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, लेड हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। फिर कह रहे हैं इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट। अगर स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा की करंट अगर आने की कोशिश करेगी तो टेम्परेचर जो है फ्यूज का वो बढ़ जाएगा, और इससे वो फ्यूज जो है ना मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा, सर्किट जो है बंद हो जाएगा, उसमें आगे करंट नहीं फ्लो कर पाएगी। द फ्यूज वायर इज यूजुअली एनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सलिन। ये मैंने आपको बताया ना, वो जो ऐसे इतना बड़ा बना रखा था डायग्राम में बाहर, वो पोर्सलिन का मटेरियल है, वो चाय वाले पीने वाला। सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड, और कुल मिला के मतलब ऐसा कुछ मटेरियल है, छोड़ो इसको भी। द फ्यूजेज आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, आर रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। ये चीजें उसमें लगी हुई रहती है। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट। अच्छा, ये एक एग्जांपल दे रखा है, यहां ध्यान दो। मान लो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करती है व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। वोल्टेज हमें दे रखा है 220 वोल्ट, और कितना वो ऑपरेट कर रही है उस पर, तो हम कह रहे हैं पावर है उसकी 1 किलोवाट, मतलब 1000 वाट, ये पावर उसकी हमें गिवन है। तो अब यहां पर हमें कितने रेट वाला जो है वो लगाना चाहिए, फ्यूज वायर लगाना चाहिए इसके पहले। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला है P = VI, और इसीलिए अपने को पता है कि I कितना होगा, P / V होगा। तो इसलिए I हमारे पास में कितना है, P है हमारा 1000 डिवाइडेड बाय V कितना है 220।
तो डिवाइड जब हम देंगे 22 का इसमें, तो 2 से दे लेते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 11 कर लेते हैं, 11 का डिवाइड देते हैं 50 में, तो 44 4 टाइम्स होगा, 6 बचेगा, 0 लगेगा, 5 टाइम्स 55 होगा, फिर 5 के आगे 0 लगेगा, और जब 50 बचेगा तो यहाँ पर लगभग 4 आएगा, तो 4.54 हमें दिखेगा एम्पियर्स, मतलब इतना करंट इसमें से फ्लो कर सकता है इस आयरन में से। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, हम इसमें एक 5 एम्पियर करंट का फ्यूज लगा देते हैं कि अगर 5 एम्पियर करंट आती है या उससे ज्यादा आ जाती है तो वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा, मतलब 5 एम्पियर से ज्यादा करंट को इस प्रेस में से जाने ही नहीं देगा, तो हमारी प्रेस खराब नहीं होगी ना उस केस में। समझ में आई आपको ये वाली बात? तो देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये वाला फ्यूज वाला, थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े जो है दौड़ाने की जरूरत है। बाकी तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तब तक आप लोग खुद से भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको ट्राई कर सकते हो, क्यों ना खुद से भी आप कोशिश करो, फिर जो ना आए उनको अगले जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें आप चेक करो। बाकी तो आप आपके जो कमेंट्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलो। इतना अच्छे से हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शुरू करो, ताकि जो नेक्स्ट ईयरली एग्जाम हो उनमें आप सबके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए और हमें बहुत अच्छा फील हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।